मैं डॉक्टर श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। आज लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के अध्ययन की पद्धतियों में शास्त्रीय उपागम यानी क्लासिकल थ्योरी पर एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये क्लासिकल थ्योरी को या शास्त्रीय विचारधारा को संरचनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी इसे अन्य कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे पुरातनवादी विचारधारा, परंपरावादी विचारधारा, यांत्रिक व मशीनी विचारधारा या औपचारिक विचारधारा। इन सब नामों से भी इसे पुकारा जाता है। ये सिद्धांत जो है संगठन में प्रबंधकीय अनुभव के आधार पर कार्यरत प्रबंधकों के सहायता के लिए दिशा निर्देश देने पर आधारित होता है। इसलिए इसे प्रबंधकीय विचारधारा का भी नाम दिया गया है। इस विचारधारा में औपचारिक सत्ता का प्रयोग संगठनात्मक उद्देश्यों की परिपूर्ति और समन्वय पर जोर देता है। इस संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में औपचारिक संबंधों के कारण इसे औपचारिक विचारधारा भी कहा जाता है। अर्थात प्राथमिक स्तर पर इसका संबंध औपचारिक संगठनात्मक रचना से। ये सिद्धांत ये मान करके चलता है कि कुछ मूलभूत सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनके आधार पर संगठन विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है या संगठन को परिचालित किया जाता है। शास्त्रीय उपागम का जो उदय हुआ है वह 20वीं सदी के शुरुआती 2 दशकों में हुआ। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक तथा लिंडल उर्विक जैसे विद्वान शामिल हैं। इस विचारधारा की प्रमुख देन यह है कि वह प्रबंध को एक विशिष्ट शास्त्र के रूप में मानता है जिसे वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा विकसित किया जा सकता है। इस विचारधारा के अनुसार संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप संगठन की योजना बनाई जाती है, जिसे पूरा करने के लिए क्षमतावान व तकनीकी लोगों की ज़रूरत होती है। ये सिद्धांत जो है वो वैज्ञानिक प्रबंध कार्य योजना पर या कार्य पद्धति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। संगठन की विभिन्न आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकें, कार्य अध्ययन, प्रोत्साहन, वेतन व्यवस्था, वैज्ञानिक भर्ती और प्रशिक्षण, कीमत निर्धारण, बजट निर्माण आदि का जन्म इसी शास्त्रीय उपागम से हुआ है। इस विचारधारा के द्वारा संगठन के सामान्य सिद्धांतों का भी निर्माण किया गया है, जिसे विविध विद्वानों ने समय समय पर प्रतिपादित किया है। इसलिए इसे सिद्धांतों का विज्ञान भी कहा जाता है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से 2 मान्यताओं पर आधारित है। पहला, संगठन के मौलिक सिद्धांत या आदर्श होते हैं जिनके आधार पर कार्य को पूरा करने की योजना बनाई जाती है। यानी संगठन के मौलिक सिद्धांत या मौलिक आदर्श जिसके आधार पर कार्य को पूरा करने की योजना बनाई जाती है। दूसरा, कार्मिकों अथवा अधिकारियों की नियुक्ति करने से पहले संगठन की योजना पर विचार किया जाना चाहिए। यानी ये देखा जाना चाहिए कि संगठन के कार्य योजना के अनुरूप कौन से अधिकारी, कौन से कार्मिक ज़्यादा उपयुक्त साबित हो सकते हैं। इस संबंध में हेनरी फेयोल ने अपनी पुस्तक सामान्य और औद्योगिक प्रशासन, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रबंध के 14 सिद्धांतों का निर्माण किया है। ये 14 सिद्धांत है। पहला है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कार्य बांटा जाना चाहिए। एक
व्यक्ति एक तरह का कार्य करेगा, दूसरे तरह का कार्य दूसरा व्यक्ति करेगा। एक तरह का कार्य होने से उसमें कार्य कुशलता आएगी। एक ही तरह के कार्य वो बार बार करते रहेंगे तो उससे उसमें कार्य कुशलता विकसित होगी। दूसरा, अधिकार और उत्तरदायित्व, यानी उसमें उत्तरदायित्व भी बांटा जाना चाहिए कि आपका काम ये करना है। और उसमें अनुशासन, तीसरा है अनुशासन। सभी कार्मिकों को अनुशासन में रहना होगा, तभी जो वो संगठन है वो अपनी वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। आदेश की एकता, यानी एक ही संगठन में कई तरह से आदेश नहीं होने चाहिए। आदेश का केंद्र कोई एक ही पदधारी व्यक्ति होना चाहिए। निर्देशन की एकता, जो निर्देश दिए जाते हैं कार्मिकों को काम करने के लिए, उसमें भी एकता होनी चाहिए। यदि कई तरह का निर्देश आएगा तो उससे कार्मिक जो है या कर्मचारी दुविधा में पड़ जाएंगे और उससे कार्यों में अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति करने में सुविधा उत्पन्न नहीं होगी या असुविधा होगी। छठा है, व्यक्तिगत हित सामान्य हितों से गौण है, यानी सामान्य हितों और व्यक्तिगत हितों को अलग करके देखना है। इंडस्ट्रियल एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट या जनरल इंटरेस्ट से अलग रखना है। पारिश्रमिक, उसमें रेन्यूमरेशन भी उचित मिलना चाहिए ताकि उसमें काम करने वाले लोग अपनी ज़रूरतों को भली भांति पूरा कर सकें। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, आवश्यकता अनुसार उसमें केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को भी पूरा करना चाहिए। कुछ मामलों में जो निर्देश देने का अधिकार है वो नीचे वाले कर्मचारियों को होना चाहिए और कुछ मामले में ये सीधे एक ही जगह से आदेश सभी लोगों के लिए आना चाहिए। स्केलर श्रृंखला, चेन सिस्टम, यानी एक चेन बना होना चाहिए। सुव्यवस्था, यानी इस तरह का सिस्टम हो कि सब कुछ लगे कि सुव्यवस्थित है, सब काम अपने ऑर्डर में हो रहा है। समता, उसमें इक्विटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी कर्मचारियों के प्रति किसी का अलग आदेश हो और किसी कर्मचारी के प्रति अलग हो। एक कार्य में लगे हुए सभी कर्मचारियों के प्रति एक ही तरह का आदेश, एक ही तरह का व्यवहार उस संगठन के द्वारा किया जाना चाहिए। पदावधि की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एक पद पर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसमें एक स्थिरता लाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत वो 6 महीना इस पर काम कर लिया तो फिर उसको दूसरी जगह भेज दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके टेन्योर में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अभियंत्रण शक्ति अथवा पहल शक्ति, इनिशिएटिव, ये जो कार्य करने का इनिशिएशन है ये शक्ति भी निश्चित होना चाहिए। सहयोग की भावना, टीम स्पिरिट, पूरे संगठन को एक टीम के रूप में काम करना चाहिए, तभी वह अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम हो सकती है। शास्त्रीय विचारधारा के संबंध में लूथर गुलिक ने अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत का उल्लेख किया है। उसके सिद्धांत को पोस्ट कॉर्ब नाम से जाना जाता है। यह पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत अंग्रेजी के अक्षरों से मिलकर के बना है, जिनमें सभी अक्षरों के अलग अलग अर्थ निर्धारित किए गए हैं। जैसे पी है, सबसे पहला अक्षर है पी। पी का मतलब है प्लानिंग। ओ दूसरा अक्षर है, इसका मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठन बनाना। पहला हो गया प्लानिंग करना यानी योजना बनाना और उसके अनुरूप फिर संगठन तैयार करना। तीसरा हो गया एस, स्टाफिंग, उसके लिए ज़रूरी कर्मचारियों की व्यवस्था करना। और चौथा हो गया डी यानी डायरेक्टिंग, यानी कर्मचारियों को काम करने के लिए निर्देश देना। को हो गया CO से कोऑर्डिनेटिंग, अर्थात इन सभी के बीच एक समन्वय स्थापित होना चाहिए। और छठा हो गया आर, रिपोर्टिंग, यानी प्रतिवेदन देना। यानी
जो कार्य किया जाता है वो निचले कर्मचारियों द्वारा ऊपर के अधिकारियों को उसका प्रतिवेदन सौंपा जाना। बजटिंग, बी से बजटिंग अर्थात संगठन हेतु वित्त का प्रबंध करना। तो ये लूथर गुली का पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत है, यह काफ़ी प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसी तरह से लिंडल उर्विक ने इस संबंध में 8 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। पहला है उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा है विशिष्टीकरण का सिद्धांत। तीसरा है समन्वय का सिद्धांत। चौथा है पद सोपान का सिद्धांत। पांचवा का व्याख्या का सिद्धांत। छठा अनुरूपता का सिद्धांत। सातवां नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। तो इस तरह से उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। उद्देश्य के सिद्धांत का मतलब है कि जो संगठन है उसका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। विशिष्टीकरण मतलब उसका उद्देश्य जो है, उसका उद्देश्य का विशिष्टीकरण, विशिष्ट उद्देश्य के लिए उसका निर्माण होना चाहिए। किस विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है उसको भी क्लियर किया जाना चाहिए। समन्वय का सिद्धांत, उस संगठन में आपस में कोऑर्डिनेशन जब हो। पद सोपान का सिद्धांत यानी उसमें हायरार्की होना चाहिए। इस कर्मचारी को आदेश देने की क्षमता इसके ऊपर वाले पदाधिकारी को है और उनको आदेश देने की क्षमता उससे ऊपर वाले पदाधिकारी को है। व्याख्या का सिद्धांत यानी जो कार्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उसकी व्याख्या कि हाँ उसे किस रूप में किस तरह से प्राप्त करना है, उसमें के लिए क्या किया जाना चाहिए। अनुरूपता का सिद्धांत, यूनिफॉर्मिटी का, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी एक तरह का सिद्धांत होना चाहिए। नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल, और पूरे संगठन पर एक नियंत्रण भी होना चाहिए। इसी तरह से मूनी और शैली ने भी इसके लिए 4 सिद्धांतों का प्रयोग किया है। पहला समन्वयात्मक सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। दूसरा पद सोपान सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की। तीसरा कार्यात्मक सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल। और चौथा है स्टाफ एवं सूत्र सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ। यानी पहला हो गया समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय होना चाहिए संगठन में। पद सोपान, उसमें हायरार्की होना चाहिए। कार्यात्मक होना चाहिए यानी फंक्शनल होना चाहिए। स्टाफ और सूत्र सिद्धांत, लाइन एंड स्टाफ मतलब उसमें स्टाफ होना चाहिए और स्टाफ के बीच एक क्या कौन सा काम करेंगे इसका एक निर्धारण होना चाहिए। कौन से स्टाफ और वो किस क्रम में आते हैं इसका भी निर्धारण होना चाहिए। उपरोक्त सिद्धांतों के समर्थकों का मुख्य योगदान इस विचारधारा या उपागम के इस तथ्य में है कि इन्होंने संगठन के कुछ सार्वजनिक सिद्धांतों का निर्माण करने का कोशिश किया है। इससे संगठन में प्रशासनिक सार्थकता एवं प्रशासकों की भूमिकाओं में विशिष्टीकरण व समन्वय का समावेश होता है। इस उपागम के संबंध में कुछ निश्चित विचार या कुछ निश्चित विशेषताएं प्रकट होती है, जिसे हम यूँ इन विशेषताओं को देख सकते हैं। जैसे पहला विशेषता है, शास्त्रीय विचारकों ने ये प्रतिपादित किया है कि प्रशासन एक ऐसा कार्य है जिसकी बुद्धिपरक विवेकपूर्ण खोज करना आवश्यक है, जिसके फलस्वरूप सुसंबद्ध ज्ञान का विकास किया जा सकता है। दूसरे, सत्ता, उत्तरदायित्व तथा प्रत्यायोजन के विषय में स्पष्ट चिंतन एवं अनुसंधान शुरू किया गया। तीसरा, ये सिद्धांत सत्य एवं सार्वभौमिक है, यद्यपि इसका प्रयोग एवं प्रभाव सांस्कृतिक एवं पर्यावरण के प्रभाव पर निर्भर करता है। चौथा है, ये सिद्धांत प्रबंधकों की शिक्षा और प्रशिक्षण को आधार प्रदान करते हैं। तथा पांचवा है, इस उपागम के शास्त्रीय सिद्धांतों ने औद्योगिक संगठनों में उत्पादन व संगठनात्मक व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इस तरह से इन सिद्धांतों के महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद इस शास्त्रीय उपागम की आलोचना विचारकों ने भिन्न भिन्न विचारकों ने अपने अपने तरीके से की है। इस उपागम की आलोचना में कहा गया है कि यह सिद्धांत संगठनात्मक कार्य के अनुभव की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है और न ही इसका सार्वभौमिक प्रयोग किया जा सकता है। हर्बर्ट साइमन ने इन्हें केवल कहावतें कहकर इसका उपहास उड़ाया है। रॉबर्ट डाल ने इन सिद्धांतों को मीथ्स यानी भ्रम की संज्ञा दी है। उसने कार्य विभाजन आदेश की एकता नियंत्रण के क्षेत्र संबंधी सिद्धांतों को असंदिग्ध बताया है, क्योंकि प्रत्येक सिद्धांत का एक प्रतिरोधी सिद्धांत पाया जाता है। उर्विक ने केवल संगठन सत्ता और संगठनात्मक परियोजना पर बहुत अधिक बल दिया है। हेनरी फियोल ने प्रबंध के बौद्धिक पक्ष पर जोर दिया है तथा स्वयं प्रबंधकीय कार्यों के वर्गीकरण के संबंध में आम सहमति के अभाव शास्त्रीय सिद्धांत की कमजोरी प्रकट करता है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि शास्त्रीय विचारधारा वास्तविकता से परे है, क्योंकि यह जड़ता परिस्थितियों पर जोर देती है, जड़ परिस्थितियों स्टेट सिचुएशन पर जोर देती है, जबकि प्रबंधकों को गतिशील वातावरण में कार्य करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।